नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। फिर आज हम मजदूरी करने के लायक हैं। आप किसी भी स्टेशन पर चले जाए, सिर्फ मजदूरी दिखाई दे। ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री जी क्या इस पर जवाब देंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना ही अगर तरक्की का मानक है तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए है, आम जनता के लिए, आम जनता। और सत्ता में रहने के बावजूद आप इस शहर का मानचित्र उठा के देखें, कोई ऐसा एक नया काम नहीं है जो हुआ हो। और सिर्फ हम पहले भी बोले हैं कि सिर्फ नाली और सड़क बना लेना अगर जब विकास की मानक है तो हम इसको ये है कि पूरा डस्ट चीनी मिल का शहर में उड़ के जाता है। इस पर कोई भी नेता आज तक नहीं बोल सकता। ये शर्म की बात है। आप जनता के द्वारा चुने गए, आप विधायिका हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है। इसकी आवाज आखिर आप आवाज क्यों नहीं? क्योंकि आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि वो लोग कैपिटलिस्ट हैं और वो कहीं ना कहीं आपको डोनेशन दे। पूंजीवादी व्यवस्था में आप उनके पूंजियों से दब गए। अस्पताल में चले जाइए, वहां देखिए कुव्यवस्था, जबकि मरीजों के अनुमंडल अस्पताल है नरकटियागंज, वहाँ मरीज का देखिए नीचे लोग बिछा के चादर सोए हुए हैं। डिलीवरी हुई है, पेन औरतें नीचे सोई हुई है। मतलब ये कोई सुख है? वेलकम बैक, मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी का तेज हो गई और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक राजनीतिज्ञ अपने अपने स्तर पर संघर्ष इस बात के लिए कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव में मैं विजय प्राप्त कर सकूं। समस्याएं तो बहुत सारी है इस बिहार में। प्रत्येक विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दे उठाए जाते हैं और उसी मुद्दे पे लोगों को यकीन दिलवाया जाता है कि लोग उसी मुद्दे पर वोट करें। लेकिन कई सारे अभी मुद्दे हैं जो आज़ादी के समय से आज तक वही मुद्दे चले आ रहे हैं, लेकिन जनता को किसी मुद्दे से निजात नहीं मिल पाया है। इसी कड़ी में हमारे साथ नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से जन सुराज के नगर अध्यक्ष जनाब गुलरेज समीम साहब जुड़े हुए हैं और सीधे हम इनसे खास बातचीत करेंगे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित। सर, स्वागत है आपका हमारा न्यूज चैनल में। सर, कि आप अपना मूल्यवान समय दिए। सर, मैं चाहूँगा आप अपना सर एक छोटा सा पहले परिचय दें। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। और मेरा नाम गुलरेज समीम हुआ और मैं नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 शिवगंज का रहने वाला हूँ और जन सुराज में नगर अध्यक्ष के पद पर आसीन। सर, इससे पहले आपने किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े, किसी राजनीतिक कार्य में भाग नहीं ली सर, परंतु जन सुराज में अचानक क्यों उतर पड़े? देखिए, जन सुराज जब अपना बात कहने लगे, प्रशांत किशोर जी अपनी बात को रखने लगे जनता के बीच, तो हमें लगा कि ये लोगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम उसकी बातों से प्रभावित। सब सर, प्रत्येक पार्टियां तो लोगों की सर बात करती है, चाहे हमारे आरजेडी हो गई, चाहे हमारे जेडीयू हो गए, चाहे हमारा हम हो गया, चाहे लोजपा। लेकिन पलायन पर तो अभी तक किसी ने बात नहीं किया कि पलायन को कैसे रोका जाए। किसी पार्टी ने अभी तक, कोई पार्टी ऐसा हो जो बोले कि पलायन कैसे रोका जाए, इस पर किसी पार्टी ने बात किया? माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस पर काफी गर्व कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के युवा अन्य राज्य में जाकर कार्य कर रहे हैं। इसमें तो देश का
विकास हो रहा है, अपने शायद जुमले को देखे होंगे। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप आंकड़ा उठाइए और देखिए कि बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए बाहर जाएंगे। क्या यही बिहार है? कभी एक समय था जो बाहर के लोग बिहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते। नालंदा विश्वविद्यालय उसका प्रमाण है कि पलायन हमने रोक दिया। फख्र करनी बहुत बड़ी बात है। हम रोजगार इस प्रदेश में क्यों नहीं पैदा करें कि मेरे लोग मेरे यहाँ काम करें। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, बॉम्बे में जाते हैं, उनको पीटा जाता है, केरला जाते हैं उनको पीटा जाता है। आखिर क्यों? इस पर मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे? आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मुख्यमंत्री जी इस पर नहीं बोल रहे हैं कि हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बॉम्बे में जा रहे हैं, पीट रहे हैं, और राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जो बाहर ही आएंगे तो पीटेंगे। विपक्षी पार्टी का कहना है कि जन सुराज में वही लोग जा रहे हैं जिनका किसी अन्य पार्टी पे सम्मान नहीं मिल रहा है। देखिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये इस पर हमको ध्यान देना है कि यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता की मूलभूत क्या समस्याएं हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम 5 ही समस्या गिनवाएंगे। पहली समस्या शिक्षा, दूसरी स्वास्थ्य, तीसरी पलायन, चौथी बेरोजगारी, ये, और 5वां कुव्यवस्था, किसी भी चीज का कुशासन। क्या सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना ही अगर तरक्की का मानक है, तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए है, आम जनता के लिए। आम जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा ये चाहिए, पलायन रुकना चाहिए। जिसके घर में 4 बच्चे हैं और चारों बाहर कमा रहे, और किसी भी फंक्शन में, किसी भी पर्व त्योहार में वो घर नहीं आते हैं, इससे बड़ी दुख क्या हो सकती? बिहार विधानसभा के उपचुनाव में आप 4 प्रत्याशी को खड़ा किए थे 4 जगह से, लेकिन सर सफलता नहीं मिल पाई। क्या आपका मनोबल कम हुआ या टूटा, और असफलता पाने का कारण क्या है सर? देखिए चूंकि जहाँ चारों जगह चुनाव हो रहे हैं, एक तो वहाँ हमारी संगठन तैयार नहीं है, फिर भी हमने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद आफ्टर ऑल हम 10% वहाँ गेन किए, वोट 10% गेन किए। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं हैं, वहाँ लोगों के दिलों में है, और इससे हमारा मनोबल टूटे है नहीं, हमारा मनोबल और बढ़ा है। 10%, 20% और जोड़ लेंगे, 30%, 35% पर पूरा बिहार का रिजल्ट आता है। 30% और जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, 30 + 10, 40% पर हमारा रिजल्ट हो जाएगा, 243 का 243। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि इस आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में यदि आप अकेले चुनावी रणभूमि में उतर पाते हैं, तो अन्य जो भी गठबंधन है, चाहे एनडीए हो या इंडिया, आप इनसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए अभी तो मुकाबला किए ही हैं, 4 विधानसभा में मुकाबला किए हैं। अभी एमएलसी का स्नातक चुनाव में भी मुकाबला ही न किए। जदयू के जो प्रत्याशी है वो 6 नंबर पर चले, 4 नंबर पर चले, और हमारे प्रत्याशी 2 नंबर पर है, एक दलीय जी, तो मुकाबला ही कर रहे हैं। इससे पहले हम सारण शिक्षक निर्वाचन से हमारे एमएलसी हैं आफाक साहब हैं, तो अभी प्रयास ही कर, और कोशिश करने वालों की कभी हार। लेकिन सर कोशिश तो सर फिलहाल तो हो रही, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। सर अगला सर आप सर ये सवाल है कि जिस आप विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, पार्टी ने जिस विधानसभा क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी दी है नगर की, सर क्या लगता है जिन वादों को लेकर 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले सरकार बनी है, इस नरकटियागंज की सरकार की मैं बारे बात कर रहा हूँ, चाहे विधानसभा की हो सरकार, चाहे आपका लोकसभा की सरकार जो हमारे संसद जी हुए, चाहे नगर की सरकार जिसको हम लोग नगर पालिका कहते हैं, सर
क्या लगता है कि ये तीनों सिस्टम जिन वादों को लेकर आए इस चुनावी दंगल में और विजय प्राप्त कर पाए, क्या ये वादे पूरे हो पाए या नहीं? देखिए, नरकटियागंज विधानसभा की ये मानचित्र है कि यहाँ हमेशा से बीजेपी ही रही। बीच बीच में कांग्रेस आई है। इससे पहले तूफानी जी थे, उसके बाद से भागीरथी जी आई, उसके बाद एक बार सुबोध पासवान जी गढ़ी छाप से एनसीपी से जीते, 6 महीने के लिए उस पर सरकार नहीं बनी। उसके बाद फिर बीजेपी जीती, उसके बाद आपको ये कांग्रेस जीती, विनय वर्मा जी जीती, फिर बीजेपी। तो मोटा मोटी आफ्टर ऑल एवरेज जाइए तो यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट रही है और सत्ता में रही। ये नहीं कि सत्ता से बाहर, सत्ता में रही है। और सत्ता में रहने के बावजूद आप इस शहर का मानचित्र उठा के देखें, कोई ऐसा एक नया काम नहीं है जो हुआ। और सिर्फ हम पहले भी बोले हैं कि सिर्फ नाली और सड़क बना लें, अगर विकास की मानक है तो हम इसको, मूलभूत सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। आप अनुमंडल अस्पताल में चले जाएंगे, वहाँ देखिए कुव्यवस्था, जबकि मरीजों के अनुमंडल अस्पताल है नरकटियागंज, वहाँ मरीज का देखिए नीचे लोग बिछा के चादर सोए हुए हैं, डिलीवरी हुई है, पेन औरतें नीचे सोई हुई है। बताइए ये कोई सुविधा है? शराबबंदी पर आपकी क्या राय है? देखिए, शराबबंदी है कहाँ, ये बिहार में है क्या? मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि शराब बंद है। और 2 अक्टूबर को पिछले जब जनसुराज पार्टी के रूप ली, उसी मंच से जनसुराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी ने एक बात कही कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम शराबबंदी को हटा देंगे और उसके माध्यम से आने वाला जो भी रेवेन्यू होगा, कर होगा, उसको हम लोग शिक्षा पर खर्च करेंगे। सर, एक तरफ तो बात करते हैं गांधीवादी विचारधारा की तरफ, और दूसरे वो तरफ वो कहते हैं कि शराब हम लोग खुलवा देंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर ये बात कहें 2 अक्टूबर, तो उनका जो एनालिसर होगा, जो सर्वे करता हो, वो जरूर कुछ न कुछ ऐसा बताया हो जिसके चलते उन्होंने कहा। शराबबंदी अगर रहती बिहार में तो अब आए दिन देखिएगा कि शराब से कहीं 50 आदमी, कहीं शराब पकड़ाया 200 बोतल। आखिर ऐसा क्यों? यही सिस्टम, यही नीति। जब वो पहली बार जीत कर आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त बूम किया था, सड़कें पर क्राइम कम हुआ, वही पुलिस, वही मुख्यमंत्री। फिर आज ऐसा क्या है कि शराब हर जगह पर, हर जगह मिले? ऐसा थोड़ी है। अगर शराब नहीं मिलता तो केस कैसे होगा? थाना में आप जाइए तो डेली 2 केसें हैं जो शराब पर है। तो शराब तो अवेलेबल है, लेकिन चोरी। तो अगर हमने कह दिया, हमारे संस्थापक कह दिए प्रशांत किशोर की शराब को ओपन कर दिए, एकदम खोल दीजिए, तो इन्होंने क्या बुरा? और ये बोल रहे हैं कि उस पैसे को अच्छी जगह पढ़ाई में लगाए। आखिर रेवेन्यू कहीं ना कहीं तो अब गवर्नमेंट का खत्म किए शराबबंदी करके, आखिर उसका रिकवरी आप कहाँ से? किसी न किसी माध्यम से, या तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को उस रेवेन्यू को बोलेंगे कि रिकवर करो, तो जबरदस्त चोरी होगा। लेकिन सर, क्या वास्तव में क्या आपको लग रहा है कि शराबबंदी को हटा दें और उसके आने वाले पैसे से, चूंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बिहार की शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए 6 लाख करोड़ की आवश्यकता है रुपए की, तो सर क्या और भी तो सारे माध्यम हैं, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दें, या जैसे हमारे यहाँ खनिज वगैरह है, बालू वगैरह है, और भी कई सारे माध्यम, क्योंकि हम लोग तो
जीएसटी से लेकर A to Z समस्त हम लोग कर देते हैं। क्या अन्य राज्य में भी शराब से आने वाले इनकम को शिक्षा पर खर्च किया जाता है? देखिए, जब कहीं से रेवेन्यू आए, कहीं से किसी भी डिपार्टमेंट से रेवेन्यू आए, तो उसका सिस्टम बना कि 10% यहाँ खर्च करना है, 20% यहाँ खर्च करना है, 40% यहाँ खर्च करना है। तो शराब का जो रेवेन्यू की बात है, तो 100 का 100% थोड़ी खर्च होगा, कहीं ना कहीं उसमें ये होगा, टेक्निकल होगा। तो अगर मेरे संस्थापक की बात करते हैं, हम पहले भी बोले हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो कुछ न कुछ अनाउंसर बैठे होंगे जो उनको बताए होंगे कि ये पैसा यहाँ इस तरह का इन्वेस्ट। मतलब सर ये मन की बात है। सर लास्टली आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 5 साल जनता प्रतीक्षा करती है, अच्छा समय आएगा तो मैं अच्छा प्रत्याशी को मत देकर अपने लिए अपना रहनुमा बनाकर भेजूंगा, और 5 साल पछताती है कि मैं कैसे प्रत्याशी को चुन दिया। आप उन भोली भाली जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चूंकि इलेक्शन जो होती है वो उसका पूरा मालिक जनता होता है, किसी भी दल का नेता हो, वो सिर्फ जनता को बरगलाता है कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, हम तुमको रोड बनवा देंगे, हम तुमको ये कर देंगे। लेकिन कोई भी अभी तक जितनी पार्टियां आई हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, चाहे, सौभाग्य है मेरा कि हम जिस शहर में रहते हैं उस शहर की संरचना, जो इस शहर का जो भौगोलिक स्थिति है, बहुत ही अच्छी है। इस बात को हम भी मानते हैं। शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, चूंकि 3 तरफ से नदियां हैं और ये महानगरों में ही पाया जाता है। नदियों का जो नदी के किनारे जो शहर बसते हैं, आप सब महानगर वो बनता है। अब इसके बावजूद आप अभी देखिए चीनी मिल का ये कि पूरा डस्ट चीनी मिल का शहर में उड़ के जाता है। इस पर कोई भी नेता आज तक नहीं बोल सकता। ये शर्म की बात है। आप जनता के द्वारा चुने गए, आप विधायिका है, जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसकी आवाज। आखिर आप आवाज क्यों नहीं उठा? क्योंकि आप इसलिए नहीं बोल पाते हैं कि वो लोग कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको डोनेशन दे। पूंजीवादी व्यवस्था में आप उनके पूंजियों से दब गए, चाहे दब गए हैं, जिसके चलते पूरा रात में डस्ट हो रहा है छत पर, एयर पोल्यूशन हो रहा है, फिर आपको साउंड पोल्यूशन भी उससे हो रहा है। लेकिन जाम की समस्या बनी हुई है शहर में, उसका कोई साइड से आपने बाईपास नहीं निकाला है। धीरे धीरे चीनी मिल किसी जमाने में वो एक किनारे होगा आज शहर। इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि उस प्लांट को दूसरी जगह ले जाया जाए कि वही रहे, चाहे उसकी जो प्रदूषित हवाएं हैं उसको कंट्रोल किया जाए। ये जो आप मूलभूत है, या तो आप उससे कंबाइंड हो गई हैं, आप उससे पैक्ट हो गए हैं आप लोग, इस पर जनता को परेशानी हो। आखिर जनता कहे तो किससे कहे? प्रशासन तो आपकी है, आप प्रशासन से नहीं कह पा रहे। डबल सरकार है, केंद्र और राज्य। लेकिन चूंकि लोग बोले, किससे बोले, कोई सुनने वाला नहीं। हमारी कोशिश यही है कि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हमारी जब पार्टी आए, हमारे पार्टी के जो भी कैंडिडेट अगर लड़े, कोशिश रहेगी कि ये समस्याएं को दूर किया जाए। चलिए सर, आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपका वर्तमान समय दिए। तो ये थे जनाब गुलेश शमीम साहब, नरगड़ियागंज के नगर अध्यक्ष जनसुराज की ओर से, जिन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखी और विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा। तो चलिए देखते हैं कि आने वाला विधानसभा चुनाव में क्षेत्र की जनता इस बेस पर अपने प्रत्याशी को, अपने विधायक को चुनती है।
तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में। फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद। जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।